कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीड़ित की मां ने कल आकर ऑन कैमरा यह बताया कि किस तरीके से बेटी को कहीं और मारा गया और उसकी लाश को लाकर सेमिनार हॉल में रखा गया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से सेमिनार हॉल में है उसके साथ रेप और हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। इसके अलावा तमाम जो अब तक लगभग 60 डॉक्टर के नाम सामने आ चुके हैं। अगर हमने इस पूरे प्रकरण में कम से कम 3-4 वीडियोस ऐसे बनाया, उसमें हमने बार बार नाम लिया कि इस पूरे कांड में 6 से 7 डॉक्टर हो सकते हैं। हमने कुछ के नाम भी बताए थे और उन नामों की अब पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि तमाम वीडियो जो अब आने लगे हैं उसमें साफ तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ कई और डॉक्टर भी देखे गए हैं उस मौका वारदात से। और ये तब उसमें से कुछ डॉक्टर्स बाहर के थे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नहीं थे। तो हमारा जो सवाल था पहले दिन से लेकर और आखिरी वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें भी, कि इन डॉक्टरों का क्या काम था, इन्हें किसने बुला रहा और ये किसके बुलाने पर वहां पर क्राइम सीन पर गए, क्या इनका मकसद कुछ और था या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही थी। खैर, अभी मामला सीबीआई के हाथ में है और तमाम सीबीआई अलग अलग लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा रही है और खास तौर पर जो संजय रॉय का बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, जो खुद कोलकाता पुलिस में है, एएसआई जो दत्ता है, उसके साथ पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट से कहने का मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा रहा है कि भैया बताओ, उस रात जब पहली बार संजय से तुम्हें फोन गया तो उसने संजय से तुमने क्या बातचीत की। बातचीत जो भी है अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सब बात बाहर आई जाएगी। लेकिन जब इस पूरे मामले की पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो हमें कई सारी चीजें पता लगी। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला, एक लेडी डॉक्टर पिछले 17 सालों से उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है, पता लगाना चाहती कि उसके साथ रेप जैसी जघन्य अपराध करने वाले लड़के कौन थे। जब उसकी लेडी डॉक्टर की जब लाश मिली, वो अपने हॉस्टल में थी, उसकी बहन जाकर उसकी लाश को पलटती है। पहले तो कई बार उसका नाम पुकारती है, बहन सुनती नहीं है। दरवाजा खोलकर जैसी अंदर जाती है उसकी बहन, वो उसकी लाश को पलटती है और देखती है कि लेडी डॉक्टर के पूरे शरीर पर खरोंचे हैं। खरोंचों से उसकी पूरा शरीर, ऐसा लग रहा था कि उसने खरोंचों का एक कम्बल ओढ़ लिया है अपने शरीर के ऊपर। और उसकी जो हालत थी वो बयां कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन 7 महीने वो कोमा में भी रही अस्पताल में और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो लगभग जब उस लेडी डॉक्टर की जो वजन था, जब वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो उसका वजन लगभग 45 से 48 किलो था। लेकिन जब उसकी मौत हुई, याद रखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने में, जब उसकी मौत हुई तो वजन हो चुका था 15 किलोग्राम, यानी 15 केजी। एक इंसानी शरीर का वजन 15 किलोग्राम हो जाना अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से उन हैवानों ने पहले रेप किया, फिर उसे मारा भी और उसकी जिंदगी को कुछ इस तरीके से चूस कर खत्म कर दिया कि उसमें जान ही नहीं बची। एक लकड़ी की तरह वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी रही और इस उम्मीद में कि उसे आज नहीं तो कल इंसाफ मिल जाएगा। कोमा में सोती रही। हर पल उसकी बहन उसके पास जाती और बताती कि देखो पुलिस वालों ने आज ये जांच किया, वो जांच किया। जब 7 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो हिम्मत हार गई और उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन आज भी हम इस सवाल पर आए हैं कि उस रात और ये जो जघन्य अपराध हुआ उस लेडी डॉक्टर के साथ, वो लोग कौन थे, किसने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब कहां तक पहुंची है, इसके बारे में बात करेंगे कि उस लेडी डॉक्टर के साथ जो तमाम जितने भी दोस्त थे उनके साथ पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई की। और आपको जानकर एक और चीज हैरानी होगी, जो इस डिकोडिंग क्राइम में हम ये भी बताएंगे, जब उस लेडी डॉक्टर की लाश को लेकर जाया जा रहा था या कि उसकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, तो उसके पेट पर कुछ निशान थे। हाँ, पेट पर ही कुछ निशान थे जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। अब यहां पर जिन लोगों ने मिटाने की कोशिश की थी, अब नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे कोई अपना ही इस कदर काम कर जाता है कि उस सिर दिखाने या क्या मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचता। बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन बात करेंगे कोलकाता वाले केस पे भी, जिस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस लेडी डॉक्टर के बारे में जो पिछले 17 सालों से इंसाफ मांग रही है। देखिए, ये जो वारदात आज हम आपको बताने वाले हैं, इसे जानने के बाद आपको गुस्से से भर जाना चाहिए, आक्रोशित हो जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है, लोग कैंडल निकालते हैं, एक समाज का जो एक तबका है वो इकट्ठा होता है, इंसाफ की गुहार लगाता है। कुछ समय बाद हर चीज़ें मिटा दी जाती हैं, हर चीज़ें भूली जाती हैं और सब कोई
आगे बढ़ जाता है। जब निर्भया का केस हुआ तो वो कोई पहला ऐसा केस नहीं था साल 2012 में, उससे पहले भी तमाम इस तरीके के केस हुए और उसके बाद भी लगातार घटते रहे और कुछ तो ऐसे केस हुए जिसमें आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। और ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम कितना लाचार है, वो खुद ही स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। आज जिस वारदात की हम बात करने जा रहे हैं वो है साल 2007 की, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली की। और अस्पताल भी कोई और नहीं बल्कि राज्य सरकार का अस्पताल ESI, जो कि पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है। आप सोचिए, एक लड़की जब ये महसूस करे कि जहाँ वो काम कर रही है वो वर्क प्लेस ही उसके लिए महफूज नहीं है, जिस जगह वो काम करने जा रही है वहाँ है उसे इस तरह का डर लगे। आप सोचिए, अगर आपके घर में आपकी जो बहनें हैं, आपकी वाइफ है, अगर वो काम के लिए निकल रही है और वो आपको कहीं लेकर जाए, हर जगह वो अपने वर्क प्लेस पर भी आपको लेकर जाए, तो कितनी बड़ी शर्म की ये बात है कि एक महिला, एक लड़की अपने वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं है, वो भी उस प्रोफेशन में जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। दरअसल 2007 में सितंबर का महीना था, एक लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है ठीक उसी तरीके से जैसे कोलकाता में इस लेडी डॉक्टर की लाश मिली। और उसमें भी किस तरीके से कोलकाता में टेम्परिंग हुई आप सब जानते हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। CBI के हाथ में जब केस गया तब तक हद से ज़्यादा जो सबूत हैं वो मिट चुके थे, और ठीक दिल्ली के केस में भी ऐसा हुआ। आप ध्यान से सुनिए किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम को लाचार कर दिया गया, पुलिस वाले केस सॉल्व नहीं कर पाए, और आज भी वो लेडी डॉक्टर इंसाफ मांग रही है। उसकी बहन आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है कि ढूंढिए आखिर उसकी बहन के साथ ऐसा किसने किया। सितंबर साल 2007, 20 तारीख की बात है। जो लेडी डॉक्टर है उसकी रात की ड्यूटी थी। ये अपने, इसकी जो माँ है, इसके जो पिता हैं, उनका निधन हो गया था जब इसकी उम्र महज 13 साल थी। वो दोनों की मौत हो जाती है। इसकी लेडी डॉक्टर और इसकी बड़ी बहन, ये लोग दिल्ली आते हैं, यहाँ पर काम धाम शुरू करते हैं। छोटी बहन की पढ़ाई होती है और जनकपुरी में एक घर में रहने लगते हैं। अब इसके बाद जो छोटी बहन यानी कि जो लेडी डॉक्टर है जिसके साथ ये वारदात घटी, वो धीरे धीरे पढ़ाई करती है, कोर्स करती है और फिर ESI हॉस्पिटल में लगती है। मैटरनिटी वार्ड में इसको लगाया जाता है क्योंकि ये जो बच्चों के लिए जो डाइट तय करनी होती हैं, उनके लिए जो कामकाज होते हैं, उसके लिए पहले इसको एज अ इंटर्न रखा जाता है इस अस्पताल के अंदर, और इसकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो मैटरनिटी वार्ड में लगा दी जाती है। अब अक्सर जो होता था, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है, कई सारी ऐसी जॉब होती है जिनमें नाइट शिफ्ट लगाई जाती है, और इसी तरीके से इस डॉक्टर की, दिल्ली वाली लेडी डॉक्टर की भी नाइट शिफ्ट लगती है। याद रखिए, कोलकाता में जिस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसकी भी नाइट शिफ्ट ही थी। खैर, दिल्ली में जो लेडी डॉक्टर थी वो 20 सितंबर 2007 को नाइट शिफ्ट कर रही थी। अगले दिन उसे अपने घर यानी जनकपुरी जाना था। वो अपनी बहन को कॉल करती है। आपको मैं टाइमिंग एग्जैक्ट बताती हूँ। वो अपनी 8:30 बजे वो मेस में खाना वगैरह खाते हैं सब लोग, फिर अस्पताल में ही जो हॉस्टल्स बने हुए हैं वहाँ पर जाती है। रात 10 बजे के आसपास वो अपनी बहन को कॉल करती है और सुबह आने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करती है, सोती है, और फिर अगली रोज़ जो बड़ी बहन है वो इंतज़ार कर करके थक जाती है, कई बार कॉल करती है, लेडी डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाती, तो ऐसे में उसे घबराहट होती है और वो दौड़ी दौड़ी जाती है ठीक अपनी बहन के रूम तक, यानी उस हॉस्टल के जाती है, फिर अपनी बहन के रूम तक पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी जो छोटी बहन है वो बेड पर औंधे मुँह, यानी कि आप ये समझिए पेट के बल लेटी हुई है, पीठ के बल नहीं, पेट के बल उल्टी लेटी हुई है। वो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है, उसका नाम पुकारती है, कोई आवाज़ नहीं आती। बड़ी बहन फिर से नाम पुकारती है, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब उसे थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती है, वो जो जिस अवस्था में वो लेटी हुई थी, जिस अवस्था में वो अपनी बहन को देखती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसकी बहन यानी जो लेडी डॉक्टर थे, उनके निचले हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, वो उल्टी लेटी हुई थी। वो अपनी बहन को हाथ लगाती है, पूरी तरीके से लेडी डॉक्टर ठंडी पड़ी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहन को टर्न करती है बेड से, वो देखती हैं कि जो पूरा शरीर है वो जख्मों से भरा हुआ है, गले पर कई तरह के निशान हैं, मुंह पर चोटें हैं, प्राइवेट पार्ट भी जख्मी है, हाथों पर भी कई सारे खरोच हैं। जैसे कि आपको बताया था कोलकाता लेडी डॉक्टर में जिस तरीके से एक दरिंदे ने उस महिला डॉक्टर को बुरी तरीके से पीटा, उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात की, ठीक ऐसा ही 2007 में दिल्ली के उस हॉस्टल में उस रात हुआ। बहन ये सब देखकर सकपका जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो आसपास चिल्लाती है। तब कुछ लोग आते हैं और फौरन जो लेडी डॉक्टर थी उसे अस्पताल के वार्ड में भर्ती किया जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं, उसकी जो
शरीर है वो ठंडा पड़ गया था, जख्म बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो सांसें थी वो चल रही थी। अब उस टाइम पर आप देखिए कि सोशल मीडिया नहीं था। जैसे आज सोशल मीडिया आक्रोश भर देता है, लोगों तक खबर फैल जाती है और कहीं ना कहीं इससे डर भी रहता है। पुलिस वाले भी उस तरह से काम करते हैं, अस्पताल वाले भी डरे होते हैं, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो अपने चरम पर नहीं था, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अस्पताल में हुई ऐसी वारदात, एक लड़की की यूँ कहिए अधमरी, एक तरीके से उसमें सिर्फ सांसें चल रही हैं लेकिन जान बिल्कुल नहीं बची। ऐसी एक बॉडी दिखती है, वो अंधे मुँह लेटी हुई है, उसके जो निचला हिस्से में जो कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े नहीं हैं, तो हर कोई डरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अस्पताल के बाहर ये बात फैलती है, फिर समाज इकट्ठा होता है, आक्रोशित होता है, हॉस्पिटल पर लांछन लगते हैं और उसके बाद पुलिस वाले भी वहाँ पर आते हैं। अब जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो वो कुछ 3 लोगों से पूछताछ करते हैं। वो कैसे करते हैं उससे पहले आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। देखिए, जब उस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया जाता है तो साफ तौर पर ये चीज़ें सामने आती हैं कि उसके शरीर पर खरोच के निशान हैं, प्राइवेट जो उसके पार्ट्स हैं वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, उसके शरीर पर खरोचने और काटने के निशान हैं, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसे काटा है। और तो और गर्दन पर भी उसके लेक्चर मार्क था। लेक्चर मार्क से आप ये समझिए कि जैसे कोई रस्सी का यूज़ करता है या गले पर कोई अटैक करता है तो यू शेप का एक मार्क बन जाता है, तो उस तरीके का मार्क बना हुआ था। और तो और यहाँ पर सबसे अहम बात ये कि उस लेडी डॉक्टर के हाथ पर इंजेक्शन का निशान था, जिससे कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा था कि पहले उसको बेहोशी की कोई दवा दी गई है या कुछ इंजेक्ट किया गया है, जिससे वो लड़ने की अवस्था में ना रहे, भागने की अवस्था में ना रहे, और फिर जो भी शख्स था उसने उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वाले, और बाहर इतना गुस्सा था, पुलिस वाले एक्शन में आ ही जाते हैं। जो बहन थी वो पुलिस को बताती है, तो कई सारे डॉक्टर, नर्स, सबसे पूछताछ होती है। तो ऐसे में जो परिवार वाले थे ग्रुप फोटो पुलिस को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एक तस्वीर है ये आप देखिए और इसमें से आप पता लगाइए, क्या पता इनमें से कोई शख्स हो। अब पुलिस ग्रुप फोटो जब देखती है तो पूछती हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो बताया जाता है कि एक डॉक्टर थे जिनका कुछ ही दिन पहले जो हॉस्पिटल है वहाँ से उनका फेयरवेल था, तो उसकी पार्टी थी, उसमें सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उन्हें अमेरिका जाना था। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो सबसे पहले हम इन्हें ही पकड़ते हैं, इनसे ही पूछताछ करते हैं। तो डॉक्टर से पूछताछ की जाती है, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। जैसे आप याद रखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से एक एक करके सबके पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त 2007 में जब लेडी डॉक्टर का दिल्ली में मर्डर और रेप होता है, तो जब डॉक्टर का पॉलीग्राफ होता है तो नतीजा बिल्कुल ठीक नहीं आता। उसमें सारे जो जवाब थे वो पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाते। पुलिस को ऐसा लगता है कि ये तो बेकसूर हैं, डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है। अब दूसरी बारी आती है एक रिश्तेदार की। जब पूछा जाता है रिश्तेदार से, क्योंकि कॉल डिटेल जब देखते हैं लड़की का तो पता लगता है कि वो उस रिश्तेदार से बात ज़्यादा करती थी, लंबे टाइम तक उनकी जो कॉलिंग थी वो चलती थी। अब जब रिश्तेदार से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि भाई हमारी अक्सर ऐसी बात होती थी, आप पुरानी डिटेल्स निकाल लीजिए। और फिर रिश्तेदार का भी सेम लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, कुछ नहीं आता। अगला आरोपी, मतलब पुलिस आरोपी को ढूंढने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा आतुर थी, कहीं से भी कोई भी शख्स पता लग जाए कि किसका लिंक इसमें है। अब ऐसे में एक शख्स, और जब पूछताछ की जाती है परिवार वालों से, यानी बहन से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, तो पता लगता है उस लेडी डॉक्टर की आने वाले वक्त में शादी होनी थी, उसके लिए दूल्हा ढूंढा जा रहा था। तो ऐसे में पुलिस वालों को शक होता है कि कोई इसका पुराना एक्स लवर तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ का वार्ड बॉय हो, कोई कंपाउंडर, कोई ऐसा हो जो इसको पसंद करता हो, एक तरफा प्यार हो, इसलिए ऐसी कोई साजिश की गई हो। तो पुलिस हर एक से पूछताछ करती है। अस्पताल में रहने वाले भी शख्स से जो उनके कांटेक्ट में थे उनसे पूछताछ करती हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है, जैसे अभी कोलकाता केस में हो रहा है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। और उस वक्त भी आरोप लगते हैं कि अस्पताल के अंदर रहकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान से समझिए कि जब पुलिस पूरा केस इन्वेस्टिगेट करती है तो सीरंज मिलती है, इंसुलिन की बोतल मिलती है कि उस लड़की को कुछ इंजेक्ट किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ये पुलिस को नहीं बताया जाता। और तो और जो खरोचों के मार्क्स थे, जो काटने के दाग बन गए थे, वो सब भी मिटाने की उस अस्पताल के अंदर कोशिश की जाती है। अब आप ये सोचिए कि एक अस्पताल जहाँ पर एक महिला काम करने जा रही है, वो लेडी डॉक्टर है, वो अपना काम कर रही है, वहाँ पर जब उसके साथ ऐसा कोई अपराध होता है तो बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस की मदद करने के बजाय जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो डॉक्टर्स थे, वो एक तरीके से क्रिमिनल का साथ दे रहे थे।
हो सकता है उन्हें ना पता हो कि क्रिमिनल कौन है, लेकिन क्यों वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उन खरोंचों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप आगे ये समझिए और किस तरीके से टेम्परिंग की गई सबूतों की। और तो और इस केस में भी जैसे कोलकाता केस में संदीप घोष पर तलवार लटकी, वैसे ही दिल्ली के उस केस में कैसे उस वक्त जो वहाँ के उस अस्पताल के जो मेन हेड थे उन पर तलवार लटकी थी, वहाँ के जो सीएमओ थे उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। आप ये भी समझिए। देखिए, जिस तरीके से वर्णिता ने जो भी चीज़ें बताई कि आपको जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, कभी दोस्तों से, कभी उसके दूल्हे से, या जो उसके जो पुराने जो मेल बेस्ट फ्रेंड से उनसे बातचीत की जा रही है। याद रखिए, ये जो वारदात हुई थी, ये वारदात हुई थी 20 सितंबर 2007 को। वारदात के बाद जो लेडी डॉक्टर थी वो कोमा में चली जाती है। अब कहते हैं कि शरीर जिंदा रहता है लेकिन दिमाग, शरीर मृत अवस्था जैसे पड़ा रहता है और दिमाग काम करते रहता है। कुछ इसी अवस्था में वो अस्पताल में अगले 7 महीनों तक पड़ी रही। अब हो सकता है कि उसकी कानों तक आवाज़ जा रही हो, उसके दिमाग को पता चल रहा हो कि आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं। बाहर क्या हो रही थी चीज़ें? आरोपी मिल नहीं रहा है, आरोपी की तलाश की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, कुछ नहीं हाथ लग रहा। अब ये सब सारी चीज़ें उस लेडी डॉक्टर को पता लगती हैं जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है। लोगों ने उसे इतना खरोचा, इतनी चोट पहुँचाई, वो फिर भी अपने शरीर से उसकी आत्मा बाहर नहीं आ पा रही है। अब चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में रेप के बाद जो हॉस्पिटल का रवैया था, हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के रवैये पर था। अब क्यों था? अब दिल्ली वाली इस केस से आप उसको तालमेल बैठा पाएंगे। अब कैसे? देखिए, इस पूरे केस में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कोई आरोपी सीधे तौर पर उनके हाथ लग नहीं रहा था। उन्हें चाहिए था कि कभी किसी को तो गिरफ्तार करें, दबाव बन रहा था। कहा गया कि उस वक्त जो मंत्री थे खुद हॉस्पिटल गए और ये कहा कि बेटी मैं तुम्हारा इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था कि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इंसाफ मिले। अब इस इंसाफ के चक्कर में पुलिस वालों ने और भी गहन जांच किया तो पता लगा कि साथ साथ में जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ काम करने वाले एक नर्सिंग अटेंडेंट को भी गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? और एक सीएमओ का फुल फॉर्म होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी अरेस्ट किया गया। आरोप लगा, क्या आरोप लगा उसको ध्यान से सुनिएगा। जो नर्सिंग अटेंडेंट था उस पर आरोप लगा कि उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। हॉस्पिटल्स तक, मतलब हॉस्टल से हॉस्पिटल तक जाने के बीच में जो नर्सिंग अटेंडेंट था उस पर आरोप लगा कि उसने जितने भी खरोच के जो निशान थे उसको मिटाने की कोशिश की है। क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, किसके दबाव में कर रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीएमओ साहब जो हैं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक डिपार्टमेंट के एक एचओडी की तरह होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या कर रहे थे? लड़की के पेट में जो कुछ निशान बना था उसे साफ करने पे तुले हुए थे। ऐसे आरोप लगे हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल की जो चीजें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, नर्सिंग अटेंडेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर, अब हॉस्पिटल के बारे में आते हैं। हॉस्पिटल ने सीधे तौर पे पल्ला ही झाड़ दिया कि ये जो लड़की है, जो लेडी डॉक्टर है, हमने इसको तो हॉस्पिटल से ही बाहर निकाल दिया है, ये हॉस्टल में कैसे रह रही है इसकी जांच होनी चाहिए। अब जब सब कुछ हो गया आपके हॉस्टल के अंदर, आपने उसको बाहर निकाल दिया, वो ड्यूटी कर रही है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसके साथ ऐसे जघन्य अपराध हो जाता है, कैसे हाथ छोड़ दिया आपने उस लेडी डॉक्टर के साथ। यहां तक कि आप ही के हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे वो सबूत मिटाने के में जुट गए। क्या मकसद था, क्या चीजें थी, कुछ पता नहीं। 20 सितंबर 2007 की बात थी। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बहन लड़ती है, बाहर पुलिस वाले जांच पर जांच बैठा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। आरोपी अभी भी बाहर खुले घूम रहा है। इस चीज को लगभग 17 साल हो चुके हैं। अगर वो आरोपी हमारा वीडियो देख रहा है या जितने भी लोग देख रहे हैं, सोचिए जरा, वो आरोपी आज भी आजाद घूम रहा है, आप सबके बीच में बैठा है, सुन रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। उसने एक जान को निकाल दिया। एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 26 साल की जो लेडी डॉक्टर थी और जिसकी वजन लगभग 45 से 48 किलो था, जब उसकी मृत्यु हुई, मैं मृत्यु की तारीख बता देता हूं, 17 अप्रैल 2008, सितंबर का वाकया था 2007 का, 2008 आ गया, अगला साल आ गया। 7 महीने वो कोमा में रही और जब उसकी मौत हुई तो उसका वजन जो था उस लेडी डॉक्टर का, वो महज 15 किलो ही बच गया था। एक बेजान लकड़ी की तरह वो बेड पर पड़ी रही, इस उम्मीद में कि इस अस्पताल के कमरे से बाहर जिन लोगों ने मेरे शरीर को नोचा है, खरोचा है, जिन्होंने मेरे साथ मेरी हत्या जैसी कोशिश की है, उनके साथ
या उसके लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। खैर इंसाफ तो नहीं मिल पाया, लेकिन पुलिस ने बहुत सारी चीजें और बताई कि जिस तरीके से जो इंजेक्शन दिया गया था उससे साफ तौर पे पता लग रहा था कि हो ना हो ये एक प्रोफेशनल आदतन नशा करने वाला कोई होगा, पहली चीज। दूसरी, कमरे में कुछ और चीजें इधर उधर नहीं की गई थी, तो हो सकता है कि कोई रिश्तेदार हो जो लेडी डॉक्टर को जानता हो। तमाम ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लोग जो रेप करने वाले होते हैं, पता लगता है कि जो आसपास के ही लोग होते हैं, जान पहचान वाले ही लोग होते हैं। ऐसे में लेडी डॉक्टर जहां पर वो काम करती थी वहां पर उसके साथ अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो भी काम करने वाली जगह छोड़िए, हॉस्टल में अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो जा रही हैं जहां पर तमाम और भी बच्चे रहते हैं, और जो मेरी समझ से परे है, जो कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में भी जो मेरी समझ से परे था और जो इस केस में मेरी समझ से परे है, कि जब किसी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है आवाज आई होगी। आसपास के लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? जिस तरीके से कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में सामने एक स्लीपिंग रूम था जहां पे डॉक्टर जाके सो जाते हैं, जाहिर सी बात है आवाज नहीं गई होगी। एक सरकारी अस्पताल, वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जा रही है, ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद तमाम जो हमारे सरकारी संगठन हैं या जो सरकारें हैं, वो तमाम तरीके की चीज़ें लेके आते रहती है कि अक्सर देखिए हम कई सारे स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। इस पर जो मैं तमाम जो सरकारी महकमा है वो कई सारे फंड्स बनाता है, जैसे निर्भया फंड हो गया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम लेके आई जाती है, वुमेन सेफ्टी के लिए ट्रेन में काम किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं जब बंद कमरे के अंदर जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। कोई सबूत ही नहीं मिल पाता है, ना किसी ने देखा होता है, ना किसी ने सुना होता है, उसके बाद उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद लगाएं कि कोई भी आम लड़की उसे इंसाफ मिलेगा? ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, बस एक लाश और एक रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर एक शैतान भाग जाता है, आपके हमारे बीच में घूमता है, हंसता है, खेलता है, ये जानते हुए कि उसने क्या किया है। उसने एक लड़की की जान नहीं ली, एक पूरे समाज पर एक कालिक पोत दी है अपने आज़ाद घूमकर। और ये तमाम जो आसपास लोग रहते हैं कहते हैं कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो आम लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, उनके कान आंख हर जगह मौजूद रह सकते हैं। हल्की सी भी आहट आप किसी बड़े अपराध को रोक सकते हैं। तो जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं, महज हाथ पर हाथ धरे के ना बैठें, आप उठकर खड़े हों और देखें कि आसपास अगर कोई छोटी सी भी, जीरो टॉलरेंस होता है, अगर कोई किसी लड़की से हल्के सी अलग तरीके से बातचीत करे, आप उससे जाकर रोकें, टोके, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, हिम्मत कैसे हुई? अगर लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी, ऐसी चीजें नहीं होंगी। और ये होना हो, हम सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ये सब जानते हुए कि अच्छा उसके साथ वो ऐसी हंसी मजाक करता ही है, कभी बाउंड्री पार कर कर अपने बॉर्डर पर सीमा लांघ करके भी मजाक किया जाता है, तो लोगों को चाहिए कि ऐसे में वो टोकें और रोकें कि ये सब चीजें बिल्कुल गलत है, आप इसके आगे अपनी सीमा ना लांघें। और कहीं ना कहीं इस समाज की भी गलती है और हम समाज में रहने वाले लोगों की भी उससे ज्यादा गलती है। फिलहाल के लिए 17 साल से लेडी डॉक्टर इंसाफ मांग रही है, अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला। कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में तो आरोपी गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन जिस तरीके से जांच बैठाई जा रही है, जांच करवाई जा रही है, लगता नहीं कि इसमें कोई नए अपडेट्स आएंगे, क्योंकि अब तक सीबीआई ने प्रिंसिपल पर भी सिर्फ पैसों की हेराफेरी को लेकर उसे अरेस्ट किया है। बाकी कोई इस केस में संजय रॉय को छोड़कर किसी और के अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जितने भी तमाम लोग दावा कर रहे थे कि देखिए भैया डॉक्टरों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो ऐसे में अब तक कोई सीबीआई ने नई गिरफ्तारी तो इस मामले में नहीं की है जो डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में है। लेकिन आगे अगर कोई भी नई गिरफ्तारी होती है, कोई भी नई अपडेट आती है, हम आप तक इस क्राइम तक पर जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।